नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त दिव्यांशु। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो एचडीएफसी बैंक का एक सब्सिडरी है और ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ के आने से पहले ही बहुत ज्यादा हाइप बना हुआ था और अनलिस्टेड मार्केट में इस पर बहुत ज्यादा लोगों ने पैसा लगाया हुआ था। इसकी प्राइस जो है वो करीब 1250 तक पहुंच गई थी और जब कंपनी ने इसके प्राइस बैंड को डिक्लेयर किया तो अनलिस्टेड मार्केट में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनके होश उड़ गए, क्योंकि इसका जो प्राइस कंपनी ने सेट किया था वो 740 रुपीज था। तो जहां ये प्राइस 1250 तक पहुंच गया था, प्राइस बैंड कंपनी ने 740 डिक्लेयर कर दिया। अब ये अनलिस्टेड मार्केट में पैसे लगाने वालों के लिए बहुत बड़ा सबक हो सकता है। यहाँ जो अनरेगुलेटेड मार्केट है उसमें जिन लोगों को लगता है कि हम पैसे लगा के बहुत बड़ा मुनाफा कर सकते हैं, वो यहाँ पर उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। और आगे भी बहुत सारे ऐसे आईपीओ आने वाले हैं, जैसे कि एनएसई का आईपीओ है, उस पर भी बहुत हाइप बना हुआ है। तो जो लोग अनरेगुलेटेड मार्केट में इस तरीके से पैसा लगाते हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक हो सकता है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में जो अनलिस्टेड शेयर को प्रमोट करते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाते हैं। मैंने कभी भी अनलिस्टेड शेयर पर वीडियो नहीं बनाया है और कभी भी उनको प्रमोट नहीं किया है। हमारे पास जब रेगुलेटेड मार्केट है, हमारे पास 5000 से भी ज्यादा शेयर है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम क्यों ऐसी जगह पैसा लगाएं जहां पर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है और केवल हाइप के बेसिस पर प्राइस बढ़ते हैं या गिरते हैं। खैर, अब जब एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ आ गया है तो क्या हमें यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, इस चीज पर अब बात कर लेते हैं। तो ये काफी बड़े साइज का आईपीओ है, 12,500 करोड़ रुपए कंपनी यहाँ से जुटाने जा रही है। सो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे वो सारी चीजें जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए। हम कंपनी के बारे में जानेंगे, इसके फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, इनके कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे और इसके अलावा हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे ताकि हमें लिस्टिंग इनका कुछ आइडिया लग पाए। इस आईपीओ को लेकर पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स आपके साथ शेयर करूंगा और इसके अलावा एचडीएफसी बैंक के शेयर होल्डर के लिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर कोटा रखा गया है, तो उससे जुड़ी जो भी डिटेल्स हैं कि कौन वहाँ पर एलिजिबल होगा, कितने लॉट के लिए यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी डिटेल्स भी आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और फाइनली अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या इसको अवॉइड करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमें बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको ऐसे ही आईपीओ ब्रेकडाउन्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको इसी तरीके से आगे भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं ताकि हमें कुछ लिस्टिंग इनका आइडिया लग पाए। और अगर आप अभी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे तो 75 रुपीज़ पर शेयर का जीएमपी चल रहा है, यानी कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 815 हो जाएगी। करीब 10% का गेन यहाँ पर हो सकता है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो कोई फाइनल प्राइस नहीं है, ये अपडेट भी होता रहता है और ये केवल एक अंदाजे के लिए होता है और इसमें लगातार चेंजेस होते हैं। सो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं सारे आईपीओस के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करता रहता हूँ। सो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जान लेते हैं। तो 2007 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड एचडीबी फाइनेंशियल एक रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है जो लोन्स, बीपीओ सर्विसेज एंड इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मल्टीपल वर्टिकल्स में काम करती है। कंपनी का बिजनेस जो है वो 3 मेजर वर्टिकल्स में डिवाइडेड है: एंटरप्राइज लैंडिंग, एसेट फाइनेंस एंड कंज्यूमर फाइनेंस। मार्च 31, 2025 तक कंपनी के पास 1771 ब्रांचेस हैं एंड 1170 टाउन्स एंड सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। इनमें से जो कंपनी की 80% ब्रांचेस हैं वो टॉप 20 सिटीज के बाहर हैं, मतलब छोटे शहरों में भी इनकी अच्छी प्रेजेंस है। अब आइए एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर डेट के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 25 जून से लेकर 27 जून के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज पर शेयर है। 700 से 740 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड है और 20 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज जैसे कि मैंने बताया 12,500 करोड़ का है, जिसमें जो फ्रेश इशू है वो 2,500 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल पोर्शन जो है वो 10,000 करोड़ का है। तो फ्रेश इशू वो पोर्शन होता है जिसमें नए शेयर को जारी किया जाता है एंड ऑफर फॉर सेल्स वो पोर्शन होता है जिसमें कंपनी के प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचते हैं। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल पोर्शन जो है वो फ्रेश इशू के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। अब आइए हम रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए यहाँ पर 44.92% का रिजर्वेशन है, एचएनआई के लिए 13.48% का, रिटेल इन्वेस्टर के लिए 31.44% का, एम्प्लॉयज के लिए 0.16% का एंड शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पर 10% का कोटा रखा गया है। अब अगर हम शेयर होल्डर कैटेगरी के बारे में बात करें तो कौन कौन इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा, तो यहाँ पर अगर आपके पास 19 जून तक एचडीएफसी बैंक के शेयर्स हैं तो आप इस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मिनिमम आपको 20 शेयर्स के लिए यहाँ पर अप्लाई करना होगा
और मैक्सिमम 260 शेयर्स के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक खास बात ये भी है कि यहाँ पर डुअल एप्लीकेशन अलाउड है। अगर आप HDFC बैंक के शेयर होल्डर हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा के साथ साथ या तो आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रहे आप यहाँ पर रिटेल और HNI दोनों कैटेगरी में साथ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप मान लीजिए रिटेल कैटेगरी और शेयर होल्डर कैटेगरी दोनों में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन की वैल्यू है वो 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं करना है, वरना आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। जहां पर रिटेल कैटेगरी है उसमें 1 लॉट से लेकर 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI कैटेगरी में 14 से लेकर 67 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बिग HNI कैटेगरी में अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो HDFC बैंक इसका मेजर प्रमोटर है जिसके पास 94.32% की होल्डिंग है और IPO आने के बाद HDFC बैंक के पास ये 74.19% की होल्डिंग रह जाएगी। अब आइए इनके पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी मार्च 23 से लेकर मार्च 25 तक का डेटा है और अगर आप देखेंगे FY 24 से लेकर 25 के बीच में इसका जो रेवेन्यू है वो 15% इंक्रीज हुआ है और जो प्रॉफिट है वो 12% से डिक्रीज हुआ है। कंपनी की एसेट ग्रोथ कंसिस्टेंट है, रेवेन्यू बड़ा है, मतलब यहाँ पर जो टॉप लाइन है वो काफी स्टेडी है, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12% गिरा है। जो डिक्लाइन है वो प्रोबेबली प्रेशर या हाई प्रोविजनिंग को इंडिकेट कर सकता है। EBITDA स्ट्रांग रहा है, नेटवर्थ भी पिछले साल के मुकाबले 17% बढ़ा है। बोरोइंग जो है वो 87,397 करोड़ की है। अब क्योंकि ये NBFC है तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर इसको मॉनिटर करना जरूरी है कि कहीं बहुत ज्यादा बोरोइंग ना बढ़ जाए कंपनी की। सो बॉटम लाइन क्या है, रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, EBITDA स्ट्रांग है, प्रॉफिट में डिक्लाइन है और हाई बोरोइंग है जो कि एक रेड फ्लैग हो सकता है फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। अगर KPIs को देखें तो मार्केट कैप जो है वो 61,000 करोड़ के आसपास है, P जो है वो 28.15 है, अर्निंग पर शेयर 26.29 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.72% है, डेट टू इक्विटी 5.85 है जो कि काफ़ी हाई है और प्राइस टू बुक वैल्यू 3.72 है जो कि मुझे काफ़ी रीजनेबल लगती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की अगर बात करें तो कंपनी Tier 1 कैपिटल बेस बढ़ाएगी ताकि फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। अगर इनके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो बजाज फाइनेंस, सुंदरम फाइनेंस, L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, चोलामंडलम एंड श्रीराम फाइनेंस इसके मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। पी रेशो जो है वो काफ़ी रीजनेबल यहाँ पर लगता है और एवरेज पी के आसपास HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज का पी है और प्राइस टू बुक वैल्यू काफ़ी कम है, 3.72 है। और अगर आप देखेंगे कि बजाज फाइनेंस है उसका प्राइस टू बुक वैल्यू 5.90 है, सुंदरम फाइनेंस का 4 है, चोलामंडलम का 5.60 है। सो उसके हिसाब से काफी रीजनेबल वैल्यू पे ये IPO लगता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज के IPO में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो उसको समझने से पहले मुझे लगता है कि पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स यहाँ पर देख लेना चाहिए। पॉजिटिव ये है कि कंपनी का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, HDFC ग्रुप की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डाइवर्सिफाइड लोन बुक है, MSME में है, कंज्यूमर में है, इसके अलावा व्हीकल फाइनेंस में है, स्ट्रॉन्ग ब्रांच नेटवर्क है, इसके अलावा अर्निंग पर शेयर अच्छा रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है और वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी मॉडरेट है, पी जो है वो काफ़ी रीजनेबल है। अगर आप बजाज फाइनेंस या चोला के हिसाब से इसको देखते हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी रीजनेबल है। रिस्क अगर देखें तो हाई डेट लेवल है, डेट टू इक्विटी जो है वो 5.85 टाइम्स है जो काफ़ी हाई माना जाता है। अगर आप NBFC के हिसाब से भी देखें तो थोड़ा सा रिस्क एलिवेटेड है यहाँ पर। पैट जो है वो यहाँ पर 12% डाउन हुआ है पिछले साल के मुकाबले, ये भी चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए। इसके अलावा RBI नॉर्म्स जो हैं उसमें स्ट्रिक्ट कंप्लायंस अगर आ जाता है या इंटेंस NBFC कंपटीशन है, इस वजह से इनकी बिजनेस में प्रेशर आ सकता है, तो ये भी एक यहाँ पर मेजर रिस्क है। तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखने के बाद क्या यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, तो दोस्तों ये IPO किसी रैंडम NBFC का नहीं है, ये HDFC की सब्सिडरी का IPO है। HDFC ग्रुप जो है वो एक ट्रस्टेड नाम है और इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट बैंक है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, कंपनी की स्टेबल ग्रोथ है और डिसेंट वैल्यूएशन है और इसके बेसिस पर जो IPO है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा लगता है। शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लगता है फिलहाल यहाँ पर बहुत बड़ा लिस्टिंग इन दिखने के चांसेस कम लग रहे हैं, 10 to 15%, मैक्सिमम 20% का लिस्टिंग इन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ग्रे मार्केट में डिमांड काफ़ी कम हो गई थी लेकिन धीरे धीरे डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। हमें इसके अलावा इजराइल और ईरान के वॉर पे भी नज़र रखनी है। अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होगा और ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो भी कम हो सकता है। और अगर यहाँ पर सीज फायर हो जाती है तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल कंपनी का जो लॉन्ग टर्म गेम है वो बहुत स्ट्रांग है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे ये कंपनी अपना IPO लेकर आई है। पर्सनली मुझे लगता है कि जो IPO का सेकेंड डे होगा वो एक बहुत अच्छा दिन होगा इस IPO को लेकर ओपिनियन बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एंकर लिस्ट होगी और ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि डिमांड किस तरह की आ रही है। सब्सक्रिप्शन नंबर को देख के हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। वैसे मुझे लगता है कि भर भर के यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले पैसा लगाएंगे और इसके अलावा
रिटेल के हिसाब से भी बहुत, क्योंकि हाइप्ड है तो बहुत ज़्यादा डिमांड होगी और पैसा यहाँ पर लोग लगाएंगे। मैं पर्सनली यहाँ पर पैसे लगाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन थोड़ा सा रुक के मैं डिसीजन लूंगा और मेरा फाइनल डिसीजन आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और एंका लिस्ट भी वहाँ पर अपडेट हो जाएगी, तो मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा कुछ और आईपीओ इस समय ओपन है, जैसे कि कल्पतरु आईपीओ, एलनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेज और इसके अलावा ग्लोबल सिविल प्रोजेक्ट्स। तो इन आईपीओस को लेकर डिटेल मैंने एक कंपैरिजन वीडियो और रैंकिंग वीडियो बनाया है, जिसको आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और क्या आप एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं? अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।